अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए शहर फैसलाबाद की तो तालीमी अदारे खास तौर पर कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से खुलने जा रहे हैं और एक अरसा दराज से आज तक तारीख में ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में तो देखने को नहीं मिली कि इतने ज़्यादा अरसा तक तालीमी अदारे तमाम के तमाम जो हैं वो बंद रहें। ना सिर्फ तालीमी अदारे बल्कि अकेडमीज़ भी बंद रहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद रहीं और कॉलेजेस भी बंद रहे, स्कूल भी बंद रहे, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, ये तमाम के तमाम बंद रहे, जिसकी वजह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स जो कि ज़ेरे तालीम थे उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना रहा। अब उनको मुश्किलात किस तरह की रही, क्योंकि खास तौर पे छोटे बच्चे जो कि बुनियादी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल का रुख करते थे, उनको एक किस्म की आदत डालने की कोशिश की जाती थी पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चे जो हैं वो दिन भर पढ़ते रहें। लेकिन अब क्योंकि पहिया जाम हो चुका था कोरोना वायरस की वजह से, अब दोबारा उसे ट्रैक पे लाने के लिए भी उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, जिसे देखने के लिए स्कूल्स जो हैं वो तैयार हैं। स्कूल्स सिर्फ सरकारी या फिर प्राइवेट नहीं बल्कि इसके साथ साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अब 15 से जब खुलेंगे तो उसके बाद बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के इस दफ़ा एग्जाम्स उस तरह से नहीं हो पाए जैसे हर दफ़ा हो पाते थे और मेरिट लिस्टें अब जो नई न्यू एडमिशन के लिए तैयार होंगी वो किस तरह से तैयार की जाएंगी, बहुत सारे मसाइल हैं। ऑनलाइन क्लासेस का इजरा भी किया गया स्कूलों की जानिब से। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए केबल्स के ऊपर चैनल्स जो हैं वो खोले गए और उन चैनल्स के जरिए तालीम बच्चों को दी गई। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद जो है वो किया गया, जिसके जरिए क्लास के बच्चों को वीडियो कॉल के जरिए लेक्चर फराहम किया जाता था टीचर्स की जानिब से। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये सिस्टम शुरू किया, लेकिन खास तौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पिछले 18 सालों से ये सिस्टम जो है ऑनलाइन क्लासेस का वो चलाती आ रही है। तो कोविड में इनके स्टूडेंट्स को तो काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है जहांगीर अशरफ, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और उनके साथ साथ हमारे साथ मोहम्मद जुल्करनैन मौजूद होंगे जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस के मैनेजर भी हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जुल्करनैन की तरफ भी पहले मैं चलना चाहूँगा। जुल्करनैन साहब, क्या कहेंगे, आपका तो तजुर्बा और पिछले कई सालों से ऑनलाइन क्लासेस का इजरा आप करते आ रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पेपर्स देते हैं वो भी ऑनलाइन ही आपकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस कोविड की सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस तो लगी, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो पहले ही इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस के अंदर चल रही थी, तो काफ़ी हेल्प मिली होगी और वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी फ्लरिश किए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नोमान साहब। इसमें कोई शक नहीं है, इस पेंडेमिक सिचुएशन ने, इस कोविड-19 की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान के तालीमी इदारे बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड तमाम तालीमी निज़ाम ठप होकर रह गया था। सिर्फ वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन पहले से दी जा रही थी, उनके तालिब इल्म, उनके फैकल्टी मेंबर्स को प्रॉब्लम्स नहीं हुए। इवन पिछले 5 माह से आज दिन तक तालीमी इदारे पूरे पाकिस्तान में बंद हैं, पूरी दुनिया में बंद हैं। कहीं खोले गए हैं तो बड़े उनके प्रॉपरली मेजर्स लेके उनको खोला गया है। लेकिन इस सिचुएशन में भी जहाँ पे तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट की कंडीशंस थी, वो सारे मुखर कर दिए गए। जैसे कि आपने बताया कि बोर्ड के इम्तिहानात मुखर कर दिए गए, उनको रिजल्ट को कंपाइल किया जा रहा है। इस सूरत हाल में भी, जबकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मैंने जैसे बताया कि तालिब इल्म और फैकल्टी और मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आ, चूँकि वो पहले से यूज टू थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास था, मैकेनिज्म पूरा उनके पास था, स्टूडेंट की उस तरह से ट्रेनिंग हो जाती है कि वो आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेते हैं। इस सिचुएशन में भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर किया पाकिस्तान के दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों हमने यूईटी के एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट ई-कैट का वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अक्रॉस द पंजाब कंडक्ट किया। 111 एग्जामिनेशन सेंटर्स में तकरीबन 34,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट में अपीयर हुए और वो तमाम जो कोविड-19 के एसओपीज थे उनको फॉलो करते हुए। और इस तरीके से इसी एक्सपीरियंस को बेस बना के हम अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ, ताकि वो एमकैट के एग्ज़ाम्स भी इस तरीके से कंडक्ट करें। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम में जो तालीमी इदारे हैं, उनको और उनके स्टूडेंट्स को इस शिफ्ट में
जो हमारा फेस टू फेस एजुकेशन सिस्टम है उससे ऑनलाइन आने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ वो इन कांटेक्ट हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने एक्सपीरियंसेस इन तालीमी इदारों के साथ शेयर कर रही है ताकि जहां बाकी शोबे मुतासर हुए हैं उसमें तालीम जितनी मुतासर हुई है उसको कवर अप किया जा सके, उस लॉस को जो अब तक हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ जहांगीर भी मौजूद है, उनसे भी सवाल करते हैं। जहांगीर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी को फायदे तो काफ़ी पहुंचे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जिस तरह से वो तालीम पहले हासिल कर रहे थे, कोरोना वायरस की वजह से भी यूनिवर्सिटीज़ तो उनकी उस तरह से बंद नहीं हुई होंगी जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ फैसलाबाद की बंद हुई हो, तो उनको ज़्यादा हर्डल्स या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अच्छा हनान, देखें कि हमारे यहाँ जो ऑलरेडी सिस्टम राइज है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में या हर स्कूल कॉलेज में, हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन और क्लासरूम का कंसेप्ट ज़्यादा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाहद है जो आपकी इनका फेस टू फेस कम्युनिकेशन कभी भी नहीं रहा, इनका ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पर एक तनकीद होती है कि उनका जो 6 माह का एक सेमेस्टर अगर है उसमें सिर्फ 10-15 दिन क्लास होती है, तो इनका तो वो भी नहीं है, इनका सारा थ्रू आउट ही ऑनलाइन है कि घर बैठकर ही बच्चे अपने लैपटॉप पर, या कुछ सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं, जैसे फैसलाबाद में 3 सेंटर्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ जाके स्टूडेंट अगर उसके पास घर में वो फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट की, कंप्यूटर की, वहाँ जाके वो कंप्यूटर पर बैठकर, वहाँ भी जाकर कंप्यूटर पर बैठकर ही वो अपना नॉलेज गेन करेगा। तो इनका सबसे डिफरेंट ये है कि इसलिए कोविड-19 में जो सिस्टम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती थी वो वाहद इस वक्त वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है जो पहले से चल रहा था। और एक ये वजह भी है कि इनकी तादाद दीगर यूनिवर्सिटी से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत जल्द एक्सेप्ट नहीं करते ऑनलाइन स्टडी को ना, तो बहुत कम तादाद में स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ रुजू करते थे पहले। लेकिन अब जो सिचुएशन पिछले 5 माह से है, क्योंकि 14 मार्च से तालीमी इदारे बंद हैं, तो ऐसे में अब अल्टरनेट के तौर पर सबसे बेटर जो सोल्यूशन है वो यही है कि ऑनलाइन आप करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने केबल टीवी चला के देख लिया, वो फ्लॉप हुआ। कोई भी बच्चा बैठ के घर में 1 घंटा टीवी के आगे बैठ के एजुकेशनल टीवी नहीं देख सकता, वो गवर्नमेंट का प्लान फ्लॉप हुआ। इन्होंने फिर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की कि लोग चलें बुक्स लेके घर में बैठ के तो पढ़ेंगे ना। अच्छा, दूसरा यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसने निपटा ली एग्ज़ाम, लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी अभी तक इस सिस्टम को अडॉप्ट उस तरह से नहीं कर पाई और अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए। और इसके अलावा जो हुए हैं उसमें शिकायत सामने आ रही हैं कि इनका जो सर्वर है या इनका जो बैकअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप स्टूडेंट की तादाद थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो आपका सिस्टम डाउन हो जाता है। तो ये मसले मसाइल हैं, और इस हवाले से एक पूरी पाकिस्तान की हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक यूनिवर्सिटीज़ को मिल बैठ के सोल्यूशन निकालने का कहा गया था, और उसमें यही कहा गया था कि आप सारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हेल्प लें, क्योंकि ये वाहद यूनिवर्सिटी है जो टोटली बेस करती है ऑनलाइन सिस्टम पर। तो इसीलिए यूईटी ने भी इनसे एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाया, और यूईटी का टेस्ट पहली बार ऑनलाइन हुआ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लिया। इसी तरह से जैसे बता रहे हैं कि अब शायद मेडिकल का जो एमकैट टेस्ट है वो भी ऑनलाइन हो और वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ही वो जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को ऑनलाइन एक्सेस दे। और सिस्टम हो के भी जहांगीर एक्सपीरियंस होना बड़ी चीज़ होता है कि इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। आप जो पिछले 18 सालों से मैनेज कर रहे हैं और जिनको सर पे पढ़ने की वजह से, वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, गल पे या ढोल बजाना पैंदा है, तो ये वो सिस्टम था बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन ये तो इस चीज के अंदर एक्सपीरियंस थे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसे ही हुआ, ज़रई यूनिवर्सिटी ने पहले मॉक टेस्ट लिया और सारे बच्चे एकदम जब उस पे आए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर 25,000 स्टूडेंट एक वेबसाइट पर आ जाएगा तो वो सिस्टम बैठ जाएगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी कभी इतनी रखी नहीं, कभी आज से पहले 25,000 स्टूडेंट एक वक्त में वेबसाइट पे नहीं आया उनकी पोर्टल पे। अच्छा, इसी तरह जिस यूनिवर्सिटी की तादाद है 40,000 से भी जायद, अगर वो एट द सेम टाइम सब स्टूडेंट्स को कहें कि आप आके एग्जाम दें तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि आप या तो डिपार्टमेंट वाइज टाइम दे दें। अच्छा, उसमें नुकसान क्या हुआ कि डिपार्टमेंट वाइज आप एक डिपार्टमेंट को सुबह 10 बजे का टाइम दे रहे हैं, दूसरे को 11 बजे 12 बजे, और आपका टाइम रात 10 बजे तक चलता है। आपके ज़रई यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है वो रात 10 बजे तक चलते रहे ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास एक वक्त में सब स्टूडेंट को टैकल करने की कैपेसिटी नहीं थी। इसी तरह आप जिस यूनिवर्सिटी है, मॉक टेस्ट इन्होंने लिया लास्ट वीक, उसमें भी इनको मसाइल का सामना रहा। कुछ स्टूडेंट को वो क्लिक नहीं हो रहे, कुछ ओपन नहीं हो रहे, कुछ के नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं जा रहे, कुछ के पूरे पेपर में सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन शो हुए हैं, बाकी पेपर नहीं शो हो रहा।
ये मसाइल हैं क्योंकि इनका कभी भी डाटा बैंक कह लें या इनका वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि आप 40-50 हज़ार एक टाइम में उसको इन्वॉल्व करें। तो इस हवाले से इन्हें अभी टाइम लगेगा और देखें अब ये कब तक नॉर्मल रूटीन में आते हैं या ऑनलाइन को पक्का सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक है, जुल्करनैन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जुल्करनैन, क्या कहेंगे आप, कोई गवर्नमेंट की तरफ से या यूनिवर्सिटीज जो थी उनके वाइस चांसलर्स की तरफ से आपसे कोई हेल्प मांगी गई इन दिनों के अंदर? आपका तो एक्सपीरियंस है इस मामले के अंदर, किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं, कोई एक्सपीरियंस शेयर किया आपने या कोई सेमिनार मुनक्कद हुआ हो या इसके साथ साथ कोई आईटी टेक्नोलॉजी आपने ऐसी प्रोवाइड की हो जिससे इनको हेल्प मिल सके? जी बिल्कुल नुमान साहब, चेयरमैन एचसी बनोरी साहब ने बाकायदा तमाम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मीटिंग्स करें, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन को डिलीवर करना एक बड़ा टेक्निकल सा काम है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस पूरे फेज से ग्रेजुअली डेवलप करती हुई 18 साल के बाद इस स्टेज पे आ चुकी हुई है कि वो अक्रॉस द कंट्री पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 60,000 स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रही है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना लेक्चर डिलीवरी के हवाले से, ना स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के हवाले से, ना ही एग्जामिनेशन के हवाले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इवन स्टेट ऑफ द आर्ट, अभी जहांगीर साहब भी बता रहे थे कि उनका सिस्टम बैठ जाता था, इतना लोड जब स्टूडेंट का पड़ता था किसी एक पर्टिकुलर डे के ऊपर। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर है जिसमें हर पर्पस के लिए डेडिकेटेड सर्वर्स हैं और जिसमें लेक्चर्स के लिए अलग हैं, एग्जामिनेशंस के लिए अलग हैं, स्टूडेंट्स के ईमेल्स के लिए अलग हैं, कम्युनिकेशंस के लिए अलग हैं, तो जिसमें कोई इशू नहीं है हमारे। और ये सारी हमारी जो कॉम्पिटेंट टेक्निकल टीम्स हैं उनकी मतलब सुपरविजन में सारा काम चल रहा है। अब उन्हीं के साथ ही मीटिंग्स हुई। अब कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उनको ऑन भी किया, जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ कि नस्ट ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हमारा एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम उन्होंने हमसे लिया है, मतलब उनके स्टूडेंट्स दाखिल के लिए भी और वैसे जो उनके रूटीन के सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी वो एग्जाम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे फरमा देते स्टूडेंट क्वेश्चन को क्लिक करता था तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता था या सेव नहीं होता था या इवन वो एप्लीकेशन ही ओपन नहीं होती जिसको स्टूडेंट ने फिर अटेम्प्ट करना है। तो डेफिनेटली मैं अब भी कहूंगा कि टेक्नोलॉजी से इस वक्त पूरी दुनिया में वो इदारे जो फेस टू फेस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट किए हुए थे, रिलेक्टेंट थे टेक्नोलॉजी शिफ्ट की तरफ। टीचर सामने नहीं था, स्टूडेंट नहीं समझ आना, वो बात खत्म हो चुकी है। उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया, उसमें जूम यूज किया, किया, जो भी यूज कर सकते थे स्टूडेंट्स के साथ फेस टू फेस। कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़े कि स्टूडेंट जनाब वो ड्यूरिंग द लेक्चर उनसे क्वेश्चनिंग नहीं कर पा रहा था, या जो एक इंडिविजुअल अटेंशन स्टूडेंट मांगता है क्लासरूम में उसको लग रहा था कि वो शायद नहीं आ रही, या वो ऐसे क्लासेस जिसमें उनको लगता था कि हम वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कर लेते थे तो वो यहाँ पे लैग कर रहा है, या उनको ये लगता था स्टूडेंट्स को जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो ऐसे रिमोट एरियाज जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ यूनिवर्सिटी ने हमने अपने कैंपसेस खोले हुए हैं और वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अच्छे बैंडविड्थ के साथ अवेलेबल है ताकि स्टूडेंट्स जिनके पास घर में इंटरनेट कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी जैसे आजकल लोड शेडिंग का इशू बना हुआ है उसका बैकअप नहीं है तो वो कैंपसेस में जाकर स्टडी कर सकें। तो ये एक्सपीरियंसेस यूनिवर्सिटी ने दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर किए हैं। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली ये ओवरनाइट नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम तालीमी इदारे वो एक्सपीरियंस जो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से उन्होंने लिया है या उस कम्युनिकेशन उन सेशंस के थ्रू तो वो डेफिनेटली अडॉप्ट करेंगे। फिर उनका अपना एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर उन्होंने इस चेंज को लेके आना है। एक्सेप्टेंस, क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम भी कोई सिस्टम है, अक्रॉस द वर्ल्ड डेवलप कंट्रीज में बहुत पहले से चल रहा है। हमारे पाकिस्तान में हम मेंटली इसको इवन माजरत के साथ हमारे मतलब तालीमी इदारे से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इस आखिर वजह क्या थी, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे? और ये तो एक पॉजिटिव चीज है और कहते हैं ना कि जैसे जैसे जमाना इवॉल्व होता है टेक्नोलॉजी भी साथ साथ इवॉल्व होती चली जाती है, तो इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा था?
उसमें दो एक फैक्टर्स तो मुझे लगते हैं। एक तो ये लगता है कि असातिज़ा को ये लगने लग गया था कि अगर तालिब इल्म, चूंकि आप जब एक क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपका कंट्रोल उन 50-60 स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि तालिब इल्म ये समझता है कि जी मैं स्टूडेंट, ये अपना टीचर ये समझता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अपना कंट्रोल लूज कर लूँगा। मेरी जो वो एक हैबत है, मेरा जो एक दबदबा है, मेरा जो वो इन तालिब इल्म पे कम हो जाएगा क्योंकि वो मेरे सामने नहीं मौजूद। फिर दूसरी बात ये कि हम बेसिकली रिवायत पसंद हैं, तब्दीली को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते जितना कि दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो ये जो कंजर्वेटिव स्टेट ऑफ माइंड था उसने भी इसको रोका है कि ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। लेकिन अब जब ये मुश्किल पड़ी, जैसे कि आपने पहले फरमाया था गल पे टोल बजाना पे, तो वो वही सिचुएशन बन गई। अब वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन रहे हैं टीचर्स कि कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कराए, क्या कंटेंट था जो उन्होंने डिलीवर किया, और स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट उन्होंने कैसे किया ऑनलाइन। अब वो लर्न कर रहे हैं ऑब्वियसली, चूंकि उनकी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको ये करना पड़ेगा ताकि तालिब इल्मों का जो तालीमी साल या सेमेस्टर है वो ज़ाय ना हो और वो अपने इस तालीमी निज़ाम से इंटैक्ट भी रहें। जहांगीर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब तैयार हो चुकी होंगी, मेंटली प्रिपेयर हो चुकी होंगी कि इन फ्यूचर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको किस तरह से फेस करना है, टेक्नोलॉजी को भी साथ साथ यूटिलाइज करना चाहिए? अच्छा हनान, मेरा ख्याल है कि जैसे ही हालात रूटीन में आएंगे और ये कोरोना का खौफ सर से उतरेगा तो हम दोबारा इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ देंगे। हमारा जो, जैसे बता रहे हैं कि रवायती सिस्टम को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। हमारे तमाम, अच्छा अडॉप्ट क्यों नहीं किया जाता, इसका एक बड़ी वजह यह है कि जो टीचर कम्युनिटी है वो, आपको पता है कि पाकिस्तान में फ़ौज के बाद सबसे ज़्यादा अगर तादाद है तो वो टीचर्स की है। किसी भी अदारे की अगर बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, कि सबसे ज़्यादा तादाद। अच्छा, अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो आपकी वो तादाद कम होगी और टीचर्स कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। अगर सिर्फ स्कूल्स की बात करें तो सिर्फ फैसलाबाद में 24-25 हज़ार टीचर मौजूद हैं स्कूल्स के। ऊपर आते जाएं तो आपको कॉलेजेस में इनकी तादाद थोड़ी और कम होकर 4-5 हज़ार कह लें, यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे तो 2-3 हज़ार कह लें। अच्छा, अगर आप करेंगे ऑनलाइन सिस्टम तो आपको वो 25 हज़ार टीचर्स की बजाय आप बेस्ट निकाल लें, उसमें 100, 200, 300 उनके आप लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, वो आप वीडियो यूट्यूब पे या आपका जो वेब चैनल होगा उस पर, या जो भी आपका, फॉर एग्जांपल तालीम घर इन्होंने बना दिया। अच्छा, तालीम घर में मैक्सिमम कितने टीचर्स के वीडियो मैसेजेस या वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होंगे? उनकी तादाद बमुश्किल ही 1000 में होगी, 100s में होगी। अच्छा, अब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 4-5 लाख टीचर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, 4-5 लाख टीचर ये चाहेंगे कि उनकी जगह सिर्फ 100, 200, 1000 टीचर काम करें? तो सबसे बड़ा हर्डल तो खुद डिपार्टमेंट होगा। दूसरा ये कि ये, इसमें कोई शक नहीं है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन और वीडियो में बहुत डिफरेंस है। इमोशंस आपके, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं जो कराची से, उनको भी शो के अंदर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं बात करना चाहती थी स्कूल लेवल पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ये जो प्राइमरी लेवल का बच्चा ऑनलाइन किस तरह से सीख सकता है, किस हद तक जा सकता है? मतलब मैं नहीं समझती कि प्राइमरी लेवल का बच्चा ऑनलाइन से कुछ ज्यादा फायदा उठा सकता है। ठीक है, सेकेंडरी क्लास का बच्चा जो है, जैसे 6th क्लास, वो तो चलो लेवल आ जाता है उसका, वो फिर भी कर लेगा इम्प्रूवमेंट, मगर छोटा बच्चा किस तरह से सीखेगा, उसके लिए आप लोग क्या कह रहे हैं? क्या जरूरी है इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस के लिए? साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने के लिए। ब्रेक के बाद, फौरन बाद में आपको इसका जवाब जो है वो दूंगा। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कराची से एक मोहतरमा, सादिया नामी मोहतरमा जो हैं वो कॉल पे थी। उनकी जानिब से ये कहना था कि बच्चे जो ख़ास तौर पे चैनल इंट्रोड्यूस करवाया गया था या ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए किस तरह से लर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए जवाब मैं ये दूंगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे अब बुक्स ख़त्म कर दी हैं। उन्होंने एलिमेंट्री तक बुक्स का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे को
वीडियो सेशंस के जरिए अब तालीम दी जाएगी। अब वीडियो सेशंस के जरिए तालीम कैसे दी जाएगी कि विजुअल्स कुछ इस तरह के दिखाए जाएंगे बच्चे को, जिसके अंदर कोई शख्स क्रिकेट खेल रहा होगा तो उससे पूछा जाएगा, एक बार बॉल फेंका गया, 2 बार फेंका गया, 3 बार फेंका गया, काउंटिंग उसको इस तरह से सिखाई जाएगी। और बच्चे को जो हम A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखाते हैं, उसके लिए भी खास तौर पे कुछ विजुअल्स इस तरह के तैयार किए गए हैं कि वो वीडियो के जरिए दिखाए जाते हैं। अब इसके ऊपर एक रिसर्च भी हुई। अब वो रिसर्च क्या थी कि बच्चे को देखा गया कि लर्निंग फेज में अब्जॉर्प्शन, जो इल्म की अब्जॉर्प्शन होती है, एजुकेशन को अब्जॉर्व करने की ताकत होती है, वो ज्यादा विजुअल इफेक्ट से उनको अब्जॉर्व करने की मिले। तो इसीलिए इंटरनेशनल स्कूल्स, जापान की अगर खास तौर पे बात की जाए तो जापान के अंदर ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया और बहुत सारे स्कूलों के अंदर वहां पे इंप्लीमेंट है। यहां पे भी इवन हमारे भी कुछ इक्का दुक्का स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे ये तालीमी निज़ाम जो है वो राइज करने की कोशिश की जा रही है और बच्चे बड़े बेहतरीन अंदाज में इसको सीख पा रहे हैं। लेकिन फ्लॉ, जो सादिया साहबा आप कह रही थी बात, वो भी बिल्कुल ठीक थी। फ्लॉ जो आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से वो तालीमी निज़ाम तो लाने की कोशिश की जा रही है, तरीकाकार कुछ और अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे ना तो उस चीज को समझ पा रहे हैं और ना ही अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर तरीकाकार चाहिए। अगर बच्चे को समझ नहीं लग रही, उसको बताने वाला शख्स चाहिए। तो इसके लिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, स्कूल्स का रुख करना चाहिए और स्कूल्स में जाके जो प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं उनकी नजर में, उनकी देख रेख में ये सिस्टम को राइज करना चाहिए, ताकि अगर घर पे बैठा भी स्टूडेंट्स इसको कर रहा हो तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया हो कि वो क्या पढ़ने जा रहा है, क्या देखने जा रहा है, इसको किस तरह से अब्जॉर्ब करेगा। और उसके पेरेंट्स को भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को समझ नहीं आ रही तो ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि घर पे कुछ वक्त निकालें। अगर बाप बाहर गया है तो वालदा उसके पास बैठे उसे समझाए। लेकिन कोरोना वायरस की खास तौर पर बात की जाए, ना तो वालिद बाहर जा रहा था, ना वालदा बाहर जा रही थी, सबके सब घर के अंदर महसूर थे और वहां पे बच्चों को तालीम देना आसान था, क्योंकि जब कोई काम ही नहीं था किसी के पास, तो इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर बच्चे को तालीम दे दी जाती, वो ज्यादा बेहतर था। तो हमारे साथ जुल्करनैन साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी, क्योंकि टीचर हैं वो भी और यूनिवर्सिटी एक चला रहे हैं, तो उनसे भी इस चीज के हवाले से मैं जानना चाहूंगा। जुल्करनैन साहब, जो बात मैंने की कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल जो हैं वो विजुअल्स के जरिए अब बच्चों को सिखा रहे हैं एलिमेंट्री तक, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा, अब ये मोहतरमा फरमा रही थी कि 6 क्लास या प्राइमरी से हायर सेकेंडरी की तरफ जब बच्चा सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाता है तो उसके लिए शायद कन्वीनियंट हो, प्राइमरी या किंडरगार्टन स्टडी में शायद ये कन्वीनियंट ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा, जैसे आपने फरमाया कि बच्चे विजुअल इफेक्ट्स की तरफ ज़्यादा मतवज्जे होते हैं और लर्न करते हैं और बोर नहीं होते बच्चे। उनको जैसे कार्टून, अब ये साइकी के साथ खेला गया ना। अब बाहर के लोग जो हैं वो इस चीज पे रिसर्च करते हैं। रिसर्च जो है वो आपको किसी भी माशरे को अगर तरक्की की तरफ लेके जाना है ना, तो वहां पे ये देखा जाए कि रिसर्चर्स और क्रिएटिव लोग कितने, जितने रिसर्चर्स होंगे उन्होंने रिसर्च की इस चीज पे कि बच्चे अब्जॉर्ब क्या करते हैं। अब बतौर मैं अपनी बात करूं, जब मैं छोटा होता था तो मुझे होता था सुबह उठते ही मेरे सामने कार्टून्स हो, तो उन्होंने ये किया कि टीवी के ऊपर कार्टून्स लगा के कार्टून्स के जरिए बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया। यानी बच्चे एंटरटेन भी हो रहे हैं और सीख भी उनसे ज्यादा रहे हैं, जो कि बच्चे दूसरे किताबों के जरिए सीख। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अर्ज करूं कि मेरी 3 साल की बेटी है, वो एंड्रॉयड मोबाइल बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। टेक्नोलॉजी का यूज डिफिकल्ट था ना, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो चाहे वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन है, आपको ट्रेंड टेक्निकल स्टाफ और टीचर्स चाहिए। बेसिकली टीचर ने करना यह है, अभी भी ये जो पिछले दिनों डिफिकल्टीज आ रही थी कि जिस सवात में बच्चा लैपटॉप लेके बैठा हुआ और वो बोर हो रहा है, रीजन क्या थी? टीचर उनको एंगेज नहीं कर रहा ऑनलाइन, इंटरएक्टिव टाइप की स्टडी नहीं कर रहा ऑनलाइन। और वो जो बात आप फरमा रहे हैं कि बच्चों के लिए कि वो जो विजुअल इफेक्ट्स के साथ और मोशन वीडियोस के साथ उनको एंगेज रख के आप उनको सिखाएं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, चाहे वो तालीम के हवाले से है, लर्निंग के हवाले से है, बच्चों को अर्ली एज से ही आप उनको यूज टू कराएं। दुनिया में लोग, उनके बच्चे 10-10, 12-12 साल की उम्र में जितना टेक्नोलॉजी से वेल अवेयर होते हैं, हमारे यहाँ, मैं खुद, आप यकीन मानिए, कुछ 10 साल पहले मैं खुद एंड्रॉयड मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता था।
अब मैं यूज़ कर सकता हूं, लेकिन अब मैं आप कंपेयर करूं तो जो आने वाली आजकल के बच्चे इस कदर ज्यादा एंड्रॉयड मोबाइल को यूज करते हैं। जहांगीर, आप भी इस चीज को तस्दीक करेंगे इस चीज की कि बच्चे पैदा होने से जब होश संभालते हैं थोड़ी सी, उनको कायदे नहीं पढ़ने आते, उनको इमला नहीं पढ़नी आती, उनको एंड्रॉयड फोन पूरा इंग्लिश में यूज करना आता है, उनको पता होता है कौन सी ऐप कहां से डाउनलोड करनी है, यूज कैसे करना है, गेम कैसे खेलनी है, और बाजुकात बच्चे वालिदैन से भी ज्यादा जानते हैं। क्या कहेंगे? अच्छा हनान, मसला ये है कि हम अगर कहें टेक्नोलॉजी का यूज करना बच्चों को आता है, लेकिन मसला ये है कि हमने एजुकेशन पर्पस के लिए टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया, ना इसकी प्रैक्टिस डेवलप की है। अब एक रिसर्च हुई थी कि कितने पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल है प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के, तो उसमें 90% से ज़ायद पेरेंट्स के पास, वो रिसर्च में सामने आया कि बच्चों के वालिदैन के पास या उनके घर में एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है। अच्छा, उसके बाद सेकंड उसमें ये पैरामीटर था कि बच्चों ने एंड्रॉयड मोबाइल कितना घर में जाके यूज़ करते हैं, कितने घंटे, तो उसमें हर बच्चे का आया कि वो कम से कम 4-5 या 3-4 घंटे वो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है। अच्छा, उसमें नेक्स्ट था कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। अच्छा, पर्पज़ उसमें था वो फेसबुक, वो व्हाट्सएप। जहांगीर, माजूद चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूं, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहता हूं आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि एक दूसरे की आवाज सुन सकें हम। जी। सर, मेरा नाम शफ्तैन है, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी सफ्तान सर, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अर्ज ये थी कि हम स्कूलिंग सिस्टम को थोड़ा सा क्यों नहीं रिव्यू कर लेते। जैसे कि अब अगर थोड़ा सा वेस्ट में चले जाएं तो उन लोगों ने अपना ग्रेड 8 तक यानी 8वीं तक बच्चों को होम स्कूलिंग की तरफ ज्यादा उनका रुझान होता है और वो इसको सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि हम ज्यादातर स्कूलों के पीछे और ट्यूशन सिस्टम के पीछे कि एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है और फिर वापस आके फिर वो ट्यूशन जाता है, शाम को पेरेंट्स उसको लेके बैठते हैं, वो तो बेचारा इसी चक्कर में मतलब सारा दिन रहता है कि अब मेरा काम कब खत्म हुआ और कब नहीं हुआ। तो एक तो ये थी कि पेरेंट्स खुद अगर इसको मतलब अपने ऑन करें इस चीज को और बच्चों के साथ बैठ के इस पे काम करें, उन्हें पढ़ाएं। दूसरी चीज ये, और सपोर्ट के लिए ऑफ कोर्स टीचर्स मौजूद हैं, उनसे ली जा सकती है गाइडेंस, तो इससे काफी हद तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। दूसरा ये कि हमारा जो रिजल्ट है कि हम अनाउंस करते हैं कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे पे जनाब इस तरह से फौकियत हो जाती है कि जी इसके इतने नंबर हैं और इसके इतने नंबर हैं, कौन आगे है कौन पीछे। तो हमारा इसमें ये कंपैरिजन करने की बजाय अगर हम ये करें कि बच्चे की इंडिविजुअल रिपोर्ट सिर्फ उसी के साथ डिस्कस की जाए एंड ऑफ द ईयर कि पहले उसकी क्या परफॉर्मेंस थी और अब उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो मेरा ख्याल है इससे काफी ज़हनी तौर पे जो बच्चे हैं वो उन्हें ये कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि मुझे किसी को पिछाड़ के तो आगे निकलना है। उनको अपने आप से एक उनकी रेस होगी जिसमें वो कहेंगे कि हमने पिछली दफा हमारी ये परफॉर्मेंस थी और हमने उससे बेहतर करना है। तो काइंडली इस पे माशाल्लाह 2 एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, तो अगर बेहतर राय इसमें दी जा सके कुछ हमारे पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आजकल जो देखा जाता है वो पेरेंट्स इंतजार कर रहे होते हैं कब स्कूल खुले और कब हमारी जान छूटे। तो जी ठीक है सफ्तान साहब, मैं आपके सवाल सुन चुका हूं। जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जहां तक बात रही है, आपका कहना है कि बच्चे जो हैं उनके रिजल्ट्स ना अनाउंस किए जाएं, एक कॉम्प्लेक्स है वो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जहां पे इसकी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव भी बहुत है। कंपटीशन जब आता है तो हर एक को पे सबकत ले जाने की वजह से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं और उनको उसका फल भी बाद में मिलता है। जब कोई बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है या थर्ड आता है, उसको जब इनामात से या हौसला अफजाई से नवाजा जाता है तो बाकी बच्चों का भी दिल करता है कि वो इसी तरह मेहनत करके आगे आए। तो जहां पे पॉजिटिव चीजें होती हैं वहां पे नेगेटिव भी होती हैं, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी होती है। अब इस हवाले से जहांगीर से भी पूछ लेते हैं। जहांगीर, होम ट्यूशंस के हवाले से जैसे ये बात कर रहे थे और ग्रेड्स के हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा हनान, जो एक तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हर बच्चे में आपकी मार्कशीट आपको आइडेंटिफाई नहीं करती कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा आप कॉम्पिटेंट हैं लेकिन किसी वजह से आप उस एग्ज़ाम में बैड लक हो गई, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल ही फ्लॉप हैं।
तो बहुत सारे ऐसे मिसालें मौजूद हैं जो कि एग्जाम सिस्टम में फ्लॉप हुए लेकिन दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। ठीक है, जैसे अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो उर्दू के सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तो इसी तरह और बहुत सारी मिसालें माजी में मौजूद हैं कि आप एग्जाम सेंटर में तो किसी सूरत में नाकाम, या आपके रिजल्ट शीट आपको बताती है कि आप नाकाम हैं, लेकिन आप उस शोबे में या उस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो ये कभी भी डिफाइन नहीं करती कि आपके इकबाल का अगर उर्दू में फेल होना था, और यकीन जानिए पूरी दुनिया के अंदर नाम होना और इस तरह का रोशन नाम होना, हाँ, ये बड़ी हैरान कुन चीज है। तो ये इसीलिए ये कहा जाता है कि जहांगीर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जहांगीर हमारे साथ मौजूद थे और तालीमी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, ग्रेड्स के हवाले से जहांगीर बात हो रही थी, क्या कहेंगे आप इस हवाले? अच्छा हनान, वही बात है कि आप किसी भी चीज़ की कम्पिटेंसी जो है वो 1 घंटे के एग्जाम से या 2 घंटे के एग्जाम से नहीं लगा सकते कि ये बंदा कितना कम्पिटेंट है। तो ये दुनिया में मिसालें में मौजूद हैं कि आपने अगर एग्जाम सिस्टम में या तालीमी इदारे में फ्लॉप हुए, लेकिन आपने रियल लाइफ में इतनी स्ट्रगल की, इतनी एफर्ट की, इतनी उसमें काम किया कि आप उसमें सक्सेस स्टोरी बन गए। तो इसी हवाले से जैसे बिल गेट्स है या बाकी स्टीव जॉब्स है, इनका कोई एकेडमिक कैरियर नहीं है इतना कि आप कहें कि जनाब हमेशा ही टॉपर रहे हैं, हर क्लास में ये टॉप किया है, लेकिन देखिए दुनिया को टॉप किया उन्होंने। आप इनकी अपनी अपनी फील्ड्स में देखें तो ये पूरी दुनिया में टॉपर हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने एकेडमिक्स में टॉप नहीं किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्रिएटिव होते हैं ना, जो हमेशा से क्रिएटिव बंदा हुआ ना, उसकी क्रिएशन के पीछे जितना मर्जी कोई लाइक बंदा हो, लाइक और क्रिएटिव में बड़ा फर्क होता है। और दुनिया पे राज सिर्फ क्रिएटिव शख्स कर सकता है, लाइक शख्स नहीं उस तरह से अच्छा, कर पाता। अब आती है बारी हमारे यहाँ, जब इंटरव्यूज, जब जॉब के हवाले से बात होती है तो आपके बहुत ज्यादा टॉपर्स जो हैं वो एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, और एवरेज बंदे आपका एवरेज जो है वो आपका टॉप कर जाता है इंटरव्यू में या एंट्री टेस्ट में या दीगर जगहों पे। तो इसमें क्या, इसका मतलब है कि उसने सिर्फ आपको एक स्किल कोई उसकी दी है रिमाइंड करने की, याद करने की। अच्छा, जो हमारे एकेडमिक्स का फ्लॉ है या बैकड्रॉप है या इसकी बहुत ही मैं खामी समझता हूँ कि ये हमारी याददाश्त को चेक करता है। कॉम्पिटेंसी, क्रिएटिविटी, समथिंग एल्स। हमारे यहाँ देखें, जब हमने मैट्रिक किया या उसके बाद, तो उसमें आपका सब्जेक्टिव बेस होता था, 20 नंबर का सवाल आपने करना है और उसमें आपने डिटेल लिखनी है, और उसमें आपके कभी भी 20 में से 18 से ज़्यादा नंबर नहीं आते थे। इसका मतलब है कि आपके कभी भी 80% से ज़ायद नंबर आ ही नहीं सकते थे। अब आपके 99% नंबर आते हैं मैट्रिक में, क्योंकि अब आपका टोटली येस नो में आ गया है कि आपने क्रिएटिविटी अपनी तरफ से नहीं लिखना, 20 नंबर का सवाल नहीं अब लिखना। अब आपका मैक्सिमम 4 से 5 नंबर का सवाल होता है, उसमें से आपने एज इट इज़ बुक वाला कॉपी पेस्ट करना। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपकी सिर्फ हाफजा चेक करना है कि जनाब आपको कितना याद रहता है, उसमें क्रिएटिविटी वाला चक्कर बिल्कुल वाइंड अप हो गया। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने सिर्फ वो कहा जाता है जनाब ये 2 लाइनों में ही लिखना है, इसका आप एक्सप्लेन करना अपने अंदर का वो खत्म हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम से। हम एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं कर पाते, जो किताब में लिखा हुआ है वैसे अगर एग्जाम में ना आए तो हम कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। देखें, अगर हमने किताब पे मजमून याद किया है, हमने माई स्कूल पे मजमून याद किया है, अच्छा उससे अगली मतलब मुज़हिका खेज़ बात यह है कि माई स्कूल, आपका स्कूल एक घर में स्कूल है, आपने भी वही मजमून लिखना है, और जो 1 एकड़ के स्कूल में पढ़ा है या जिसके स्कूल में ग्राउंड्स हैं, जिसके स्कूल में बहुत वज़ीह और रीज़ इमारत है, उसने भी वही मजमून लिखना है। अंदाज़ा करें कि हम बच्चों को विजुलाइज नहीं करवा रहे कि आपने अगर माई स्कूल पे लिखना है तो अपने स्कूल की कंडीशन लिखो कि इसमें क्या है। हमने उसको भी वही गाइड दे दी कि इसमें लिखा हुआ है माई स्कूल एरी, माई स्कूल फलां, माई स्कूल ये, तो माई टीचर्स, माई, तो ये चीज़ें जो रटी रटाई हैं उससे निकल कर हमारे बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ और विजुलाइज करने की तरफ, जैसे वो इंग्लिश का हमारा लास्ट प्रोग्राम था कि इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कि आप चीज़ों को विजुलाइज करें, कि आप उसको एक्सप्लेन करें ना।
आप एज इट इज रट्टा सिस्टम से निकालें बच्चों को। अब ए फार कहें तो सबके माइंड में एप्पल ही आता है, क्योंकि हमारी किताबों ने हमारे माइंड में ए से एप्पल डाल दिया है, और ए से हमेशा एप्पल ही दिमाग में आएगा और जो बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में ख्याल नहीं आएगा। तो जुल्करनैन साहब आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल सही, जहांगीर साहब की बात बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया है। हम जब स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि ये बिलो एवरेज है, ये एवरेज है और ये टॉपर है, हम सब टॉपर की बात नहीं करते कि वो रट्टा लगा के टॉप करके चले जाते हैं। उनमें कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड, होते गॉड गिफ्टेड हैं। तालीमी इदारों का हालांकि रोल ये है कि वो गॉड गिफ्टेड तो क्रिएटिव है ही है, जो गॉड गिफ्टेड नहीं है उनको भी उन लाइंस पे ट्रेन करें कि वो भी क्रिएटिव बन जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान जैसे कुछ पसमानदा जो तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है हमारा, रिसर्च ये कहती है कि जो बच्चा जो जितनी लर्निंग कैपेसिटी उसकी स्कूल गोइंग एज से पहले है, कहीं स्कूल गोइंग एज 3 इयर्स है, कहीं 4, कहीं 5, जितना ब्रेन सेल्स उसके काम कर रहे हैं इस एज तक, रिसर्च ये कहती है कि जब वो हमारे जैसे मुल्क के तालीमी निज़ाम में स्कूल में दाखिल होता है और अपने 10 साल तक मुकम्मल करता है, उस वक्त तक उसके 70% ब्रेन सेल, क्रिएटिव ब्रेन सेल डेड हो चुके होते हैं। हमारे सिस्टम ने उसे मार दिया होता है। तो वो जिनको हम ट्रेन करके मजीद क्रिएटिव बना सकते थे, उनको हमने मार दिया। कुछ अच्छा, आपको नहीं लगता कि क्लासेस कुछ इस तरह के सेशंस होने चाहिए हफ्ते में एक बार बच्चों के, जिसमें क्रिएटिविटी की क्लास हो, बच्चों को टास्क दिए जाए मुख्तलिफ, जिसमें वो क्रिएटिव चीजें लाए और जिसकी ज्यादा अच्छी हो उसे अप्रिशिएट किया जाए? एग्जैक्टली, मैं आपकी इस बात को इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। हमारे एक दोस्त हैं, पोस्ट डॉक करने के लिए आयरलैंड गया, उनका बेटा भी उनके साथ गया। यहाँ पे वो हमारे एक प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छे स्कूल में उनको पढ़ा रहे थे, नाला थे, बहुत सारी फीसें दे रहा हूँ, आउटपुट वो नहीं है, चूँकि खुद वो PhD डॉक्टर थे। लकीली वो पोस्ट डॉक के लिए अब्रॉड चले गए। अब उनका बेटा भी वहाँ पर पढ़ा, उनसे बात हुई तो कहने लगे, जुल्करनैन साहब आप यकीन मानिए, मेरा ये बेटा गया है स्कूल, वहाँ पे 10 दिन बाद उसको एक असाइनमेंट मिली। अब हम जब ये कहते हैं ना कि जी असाइनमेंट तो 10th क्लास या उसके बाद सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर जब वो कॉलेज लेवल तक पहुंचे, वो 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड का बच्चा जिसको ये असाइनमेंट दी गई कि जिस शहर में और जिस इलाके में आप रह रहे हैं, आपके पास 1 हफ्ता है, यू हैव टू गिव अस द कंप्लीट इन्फो अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आप रह रहे हैं या इस सिटी के बारे में। अब दैट इज सम सॉर्ट ऑफ क्रिएटिवनेस। अब वो बच्चा सोचेगा, बाप से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, इंटरनेट से सर्च करेगा। अब वो एक्सप्लोर कर रहा है दुनिया को भी और अपने नॉलेज को भी इन्हेंस कर रहा है। हमारे यहाँ क्रैमिंग सिस्टम है, हम लोगों की यादाश्त को चेक करते हैं, तालिब इल्मों की यादाश्त को चेक करते हैं, क्रिएटिविटी को बिल्कुल नहीं देखते। और तालिब इल्म भी रट्टा लगाना चाहता है कि जिसके बाद उसको 100 में से 100 नंबर मिल जाए, नॉलेज बिल्कुल ना आए, भले वो आगे जाके इंटरव्यू में फेल हो जाए या एंट्री टेस्ट में वो फेल। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ जंग से कॉलर हैं जी, उनसे पूछते हैं, क्या पूछना चाहते हैं सर आप? सर हम ये पूछना चाहते हैं, वकास बात कर रहा हूँ जंग से जी। जी। ये पूछना चाहते हैं जो सराउंडिंग एरियाज हैं, देहाती इलाके हैं हमारे, जहाँ पे ये जंग से बाहर निकल जाए रात में ये बात से आगे, वहाँ पे तो अगर जायजा लिया जाए तो देखा जाए वहाँ पे तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो हम बच्चों को ऑनलाइन को एजुकेशन किस हवाले से दे सकते हैं? और दूसरा मेन इशू ये आ रहा है सर कि वहाँ पे हमारे पास केबल जो है, इंटरनेट अगर टेली स्कूल भी हम चलाएं तो केबल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे डिश वगैरह चलती हैं और जो टाटा स्काई की जैसे डिवाइसेज हैं वो अवेलेबल, तो उनके हवाले से दूसरा वो चैनल सेटअप नहीं होते, तो बच्चों को तो बहुत ज्यादा नींद का दिया हो, तो इस हवाले से क्या है इसका? जी वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जुल्करनैन साहब, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के हवाले से बेहतर आप गाइड इस तरह से कर सकते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं मिलती और ऐसी ही प्रॉब्लम्स उनकी, और जैसे ऑनलाइन क्लासेस से हट के जो केबल नेटवर्क के ऊपर क्लासेस चलाई गई थी, उस हवाले से भी इनका ये कहना था कि खास तौर पे जंग के अंदर अगर उनके घर में डिश लगी है, केबल नहीं लगी, तो इसमें उनका क्या कसूर? चैनल ही नहीं वो ट्यून अप हो पाएगा जहां से बच्चे को तालीम मिलनी है। अब उसका हर्जाना कौन भरेगा? क्योंकि खास तौर पे इनकी तरफ से तो कलेक्टिवली देखा गया ना गवर्नमेंट की तरफ से कि ज्यादा घरों में अगर केबल जहांगीर इस्तेमाल हो रही है तो केबल पे चैनल इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। उन बच्चों का क्या कसूर जिनके घरों में डिश लगी है? और दूसरी मेन चीज वो ये थी कि इंटरनेट का इशू कोरोना के दिनों में भी बहुत ज्यादा आया था। बहुत सारे बच्चों ने ये शिकायत की थी
कि जो इनसाइड सिटी नहीं रह रहे, गांव में रह रहे हैं, वहां पे ना तो 3G 4G की फैसिलिटीज हैं और ना ही पीटीसीएल की तरफ से कोई इंटरनेट फराहम किया गया, और ना ही उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 2-3 हज़ार का डाटा परचेज करके क्लासेस को परसू कर सके। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, इन प्रॉब्लम्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी किस तरह से फेस करती है और कैसे रिजॉल्व करती है? शुक्रिया। मैं इसी हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा। ये जो हमारे भाई झंग से बात कर रहे हैं, झंग के जितने भी सराउंडिंग्स के इलाके हैं, 18 हज़ारी है, झंग शाह जीवना है, झंग इटसेल्फ है, या उसके जितने भी बज़ाफ़ात में इलाके हैं, अगर वहाँ पे वैसे तो हमारी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की, वो सब क्लेम करती हैं कि उनके अक्रॉस द पाकिस्तान कहीं भी रिमोट एरिया है, उनके सिग्नल्स और उनके इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जो बात आपने की कि वो 2-3 हज़ार रुपये का बंडल पैकेज परचेज नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ पीटीसीएल क्लेम कर रहा है, चूँकि हमारे स्टूडेंट हत्ता के स्वाद और कलाम तक हमारे स्टूडेंट हैं, बल्कि एक इलाका मेरे जहन में नहीं आ रहा जो हमारे शुमाली इलाका जात में बड़ा फार रिमोट एरिया में है, वहाँ से भी स्टूडेंट ऑनलाइन बैठा हुआ, चूँकि पीटीसीएल क्लेम कर रहा है कि वहाँ उन्होंने अक्रॉस द कंट्री फाइबर ऑप्टिक बिछा के हर जगह पे इंटरनेट, चीपेस्ट इंटरनेट अवेलेबिलिटी इंश्योर की हुई है। कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा इसमें स्टूडेंट या जो यूज़र है उसके एंड पे भी थोड़ा सा एक इशू ये होता है कि वो बैक वक्त बहुत सारी साइट्स ओपन करना चाहता है, समटाइम इंटरनेट की बैंडविड्थ वो सपोर्ट नहीं कर रही होती। तालिब इल्म को ये चाहिए, चूंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं जिसमें स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने यहाँ पे काम करना है, तो अननेसेसरी वेबसाइट्स ओपन नहीं करता जिससे बैंडविड्थ ब्लॉक हो या हैवी हो या स्लो हो जाए या फिर कोई जैम हो जाए। अब इनको भी ये जहाँ जिस भी रिमोट जहाँ, तो फिर मतलब हमारा इतना रिमोट एरिया नहीं है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, और खासतौर पे पीटीसीएल की अगर हम चीपेस्ट सर अगर खास तौर पे जो मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे देखने को मिलती है, फाइबर ऑप्टिक की आप बात करें, फैसलाबाद के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे फाइबर ऑप्टिक इनसाइड सिटी मौजूद नहीं, तो यहां पे जंग की बात हो रही है और जंग के साथ साथ दीगर इलाकों की बात हो रही है। आपका कहना था कि इंटरनेट बंडल्स बड़े चीप रेट पे हैं, यहां पे लोग इस तरह के थे कि उनको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े थे, वो इंटरनेट कैसे परचेज करते। और रही बात आपका कहना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस चीज को हैंडल करती है, आप जिस स्टूडेंट को पता है कि उसने सारा साल पढ़ना ही ऑनलाइन है तो वो अपना इंतजाम करके रखेगा। अब जो एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रही थी, उनको तो इल्म नहीं था कि कोरोना वायरस आएगा और ऐसी वबा फैलेगी जिसकी वजह से उनको घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देहात से वाबस्ता थे, बहुत सारे लोग लहिया, बकर और इस तरह के इलाकों से थे जहां पे रेगिस्तान का इलाका है और इंटरनेट तो दूर की बात, वहां पे शायद डिश या केबल भी ठीक तरीके से काम नहीं करती, तो उनको तो नहीं इल्म था कि ये मामला पेश आएगा उनके साथ। अब वो अपने आप को हालात के मुताबिक किस तरह से डालते? मैं आपकी बात बिल्कुल ये आप सही फरमा रहे हैं। जहां तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो इस फेज से पहले ही वेल प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में मोर देन 200 कैंपसेस हैं अक्रॉस द कंट्री जो मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में और इवन इन जैसे रिमोट एरियाज में भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये वाकई जो बाकी जो तालीमी इदारे थे उनके तालिब इल्मों, उनकी फैकल्टी और उनकी मैनेजमेंट के लिए वाकई एक डिफ़िकल्ट टास्क था उन दिनों में, लेकिन उस मुश्किल फेज़ में जो डिफ़िकल्टीज फेस की गई हैं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तालिब इल्मों की तरफ से या उनकी मैनेजमेंट की तरफ से, तो दिस इज़ गुड टाइम कि आप इदारे, तालीमी इदारे और तालिब इल्म दोनों अपने आप को नॉलेज वाइज और स्किल वाइज इंप्रूव करें और उन डिफ़िकल्टीज़ को जिनको उन्होंने इस पूरे 5 माह में फेस किया है, टेक्नोलॉजिकल जो डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करना पड़ी हैं, उस हवाले से वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कोई ऐसी इस जैसी या यही सूरत हाल का सामना करना पड़े तो एटलीस्ट उनका तालीमी ज़ाया ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, खास तौर पे कोरोना वायरस जिन दिनों में फैला, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया गया, इंटरनेट पैकेजेस जो हैं इस हवाले से बहुत इश्यूज स्टूडेंट्स को देखने को मिले और बहुत सारे स्टूडेंट्स पे आपने रिपोर्ट्स भी इस हवाले से तैयार की कि बच्चों का ये कहना था कि गवर्नमेंट की तरफ से खास इंटरनेट पैकेजेस उनको फराहम किए जाए ताकि वो अपने तलीमी निज़ाम को भी कंटिन्यू कर सकें और इस मौजूदा सूरत हाल से निपट भी सके। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई। जो इंटरनेट बंडल कोरोना वायरस के आने से पहले था जो रेट उसका, वही तब रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली स्टूडेंट्स को।
इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, गवर्नमेंट माजी में एक प्रोग्राम शुरू किया था इन्होंने कि मुख्तलिफ जगहों पे शहर के वाईफाई डिवाइसेस लगाने का। अच्छा, वो इनका कोई वैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था कि अगर कोरोना के हवाले से आप इस तरह की डिवाइसेस खुद गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देती मुख्तलिफ इलाकों में, बिलखसूस रिमोट एरियाज में, कि वहाँ पर जो बच्चों को फ्री वाईफाई मिलती। अब देखिए, डिवाइसेस हर बच्चे के पास ये सिस्टम किया गया था जनाब, और उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली 1-2 हफ्तों के बाद यूएसबी गायब हो गई। वो इंटरनेट के सिग्नल्स पहले आते थे, कनेक्ट नहीं होता था, कनेक्ट होना शुरू हुआ तो इंटरनेट पैकेजेस खत्म हो गए। इंटरनेट पैकेजेस खत्म होने के बाद अब तो जाएं वहां पे सिग्नल्स भी नहीं आते। कोई पता नहीं है कि वो डिवाइसेस कहां पे गई, कोई पता नहीं है कि वो इंटरनेट की यूएसबी कहां गई, कोई पता नहीं है कि इस सब का कसूरवार कौन है। ये तमाम चीजों के हवाले से जवाबदेह जो है वो मुतलका इदारे को होना पड़ेगा। इस चीज के ऊपर भी हम स्पेशल सेशन एक जहांगीर नेक्स्ट सेगमेंट में रखेंगे। तो बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब आपका आज के शो के अंदर आए, और बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब, आप भी आज के शो के अंदर आए, बड़े मुफीद मशवरे आपने फराम किए। जुल्करनैन साहब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर इंशाल्लाह सेशन रखेंगे। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रहे हैं, और जाफर इस कदर आपकी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टा पे, कि मजबूरन मुझे आपको बुलाना ही पड़ा। और जाफर जो है, इनका ताल्लुक कराची से है, लेकिन आजकल फैसलाबाद शिफ्ट हुए हैं। तो इस चीज का, इस मौके का फायदा उठाते हुए जाफर के साथ राब्ता किया और जनाब इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे शो के अंदर आए। जाफर, बहुत सारी आपकी वीडियोज हैं जो कि सोशल मीडिया पे आजकल काफी वायरल हो चुकी हैं, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर किसी को मुनासिब कोई तरीका नहीं मिल रहा आगे जाने के लिए, हमारे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स हैं जो कि सोशल मीडिया से हिट होके प्रॉपर जो है वो सिंगिंग की तरफ आए। तो आजकल आप भी काफी वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब से फैसलाबाद में आया तो मुझे 2 ही चीज़ें सुनने को मिलती थी, एक फैसलाबाद का बाजार, 8 बाजार जो है घंटा घर के, और दूसरा ये सिटी 41। सिटी 41 मतलब हर जगह जहाँ पे, मतलब ये नाम मुझे लाजमी सुनने को मिलता था। मैंने बोला यार ये कोई बड़ी फेमस चीज़ है इधर ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने प्रोग्राम में बुलाया मुझे। वीडियोस का ऐसा है कि बस मैं तो बना के बस डाल देता हूँ और वो फिर। अच्छा, यही हमद आपकी जो है, इसके काफी व्यूज इसमें मिलियंस में गए हैं, और आप जिस लोकेशन पे बैठ के असल में इसको पढ़ रहे थे, वो लोकेशन भी सिरी पाए की लोकेशन थी, बादल आ रहे हैं वो बस, और आपने बैठे बैठे मोबाइल से ही वो बनाया। मैं बैठा हुआ था वहां पे और मेरा इरादा था कि यार मैंने कोई वीडियो बनानी है। रिकॉर्ड तो मैंने बड़े उधर 3-4 गाने गाए और सब कुछ, मैंने बोला यार लेकिन वो एक, पर बैठे बैठे फिर मेरे एक दोस्त उसने कहा यार ये जरा 2 लाइनें तो पढ़ दे इसकी। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। तो मैंने वो पढ़ना शुरू की तो फिर वो एक लय बनती गई और एक अता होती गई, सुर निकलते गए। नेचर वैसे ही जो है आपको खुदा की जात के करीब करती है, और वो एक कनेक्शन आपका बिल्डअप हो जाता है। पहाड़ हैं, बादल हैं, एक वाइब है, एक एनवायरनमेंट है, फिर उसके अंदर इंसान फिर गुम हो जाता है। अच्छा, मैंने बड़ा नोट किया है आपका गेटअप, आपका स्टाइल, और जिस तरह का गिटार आपके पास मौजूद है, ये असरार से काफी मिलता जुलता है। असरार भाई का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत। असरार भाई और असरार भाई हो गए, और एक होता है हमारे पड़ोस मुल्क में कन्वर गरेवाल। अच्छा, वो भी एक बहुत कमाल सिंगर है, उसका भी इस तरीके का एक स्टाइल है। फिर उसके बाद एक आपका है ये सूफियाना, जरा सूफीज्म को पढ़ने वाले जरा लोग होते हैं। रब्बी शेरगिल का भी आपको हो सकता है, रब्बी शेरगिल का भी आपको पता हो, वो भी उसका भी इस तरीके का स्टाइल है, इस तरीके का सिंगर है। फिर काफी सारे इस तरह के लोग हैं, और जिनका एक जॉनरा जो है ना वो इस तरीके का ही है, और वो इस तरीके के ही गाने गाते हैं, और एक अपनी इसकी एक बड़ी वाइब है, बड़ी मजेदार की। अच्छा, असरार मैंने बहुत सेम आप जैसा ही है, उनकी दाढ़ी, उनके बाल, मतलब ये रॉकस्टार जब बन जाता है बंदा तो ये गेटअप रखना जरूरी होता है। नहीं, मेरा तो ये मतलब गाने से पहले का हाल बुरा है ना, मतलब मेरी तो अम्मा ने पैसे नहीं दिए बाल वो एक्चुअली जो रॉकस्टार्स होते हैं उनकी गायकी के हवाले से दुनिया कुछ इस तरह की होती है कि उनको गेटअप पे वो नजरों फिक्र। अच्छा, लोगों को लगता है कि हम बहुत टाइम लगाते हैं इसके ऊपर, मतलब लोग मुझसे अक्सर पूछते भाई कहाँ से बनवाएं, तो मैं कहता हूँ ये नहीं बनवाएं, मतलब ये वक्त नहीं देने का नतीजा होता है, वक्त देने का नतीजा नहीं होता ये। ठीक। तो मतलब बिल्कुल जब इंसान नहीं ध्यान देता अपने ऊपर तो ये हाल होता है। यानी आपने अपना वक्त सारा म्यूजिक को दिया है।
मतलब मुझे अजीब लगता है इतनी देर नाई के पास क्या करना है बैठ के, उससे बेहतर मैं कोई और बेहतर काम। अच्छा, ये सुनने में आता था कि सिंगर्स जो होते हैं उनकी बैठक, उनकी दुनिया ही और होती है, वो और तरह से जीते हैं। तो आज देखने में भी मिल रहा है। मुझे मेरी भी ख्वाहिश थी मैं असरार के साथ मिलूं, उनकी भी गायकी बड़ी अच्छी लगती है। मुझे भी बहुत, असरार भाई अगर गलती से वीडियो आप तक पहुंच रही है तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, उनको जी सलाम जरूर करिएगा। अच्छा, उनका कोई गाना ही गुनगुना के सुना दें असरार भाई का। अरे यार जरूर जरूर, मुझे बहुत पसंद है ये। एक आर्टिस्ट होता है ना, हाँ, वो किसी का भी कोई भी आर्टिस्ट हो, यानी कि अगर कोई क्या बोलते हैं पेंटिंग बनाने वाला हो या कोई लिखने वाला हो, फनकार हो, एक्टर हो, किसी भी तरीके का, तो वो कभी कोई जैसे एक्टर होता है वो कोई कैरेक्टर देखता है किसी को प्ले करते हुए तो कहता है काश ये मैंने प्ले किया होता। कोई पेंटर कोई पेंटिंग देखता है तो कहता है काश ये मैंने बनाई होती। कोई राइटर कुछ, ये मेरे हाथ से, काश ये मेरे, काश तो ये असरार भाई का गाया हुआ, असरार भाई का जो आप चाहते थे कि आप काश ये मैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं इसको, इससे मेरी बड़ी बहुत खूब। जाफर, अगर खास तौर पे असरार भाई की बात की जाए तो ये वीडियो भी जो उन्होंने शूट की थी, मुझे इसकी वीडियो कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा लगा था। खास तौर पे बहुत सारे जो हमारे फैसलाबाद के भी बहुत सारे प्लेबैक सिंगर्स हैं, जब वीडियो बनाते हैं कोई तो उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बजट बनाए इसका। अब बजट बनाने का मकसद क्या होता है कि सिंगिंग तो कर ली, जब तक वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लोकेशंस, मॉडल्स अच्छे नहीं होंगे तो वीडियो को, सॉन्ग के साथ साथ वीडियो को भी लोग पसंद करेंगे तो ये पॉपुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट है और कल्चर बन चुका है हमारे पाकिस्तान के अंदर। और जितने भी बड़े प्लेबैक सिंगर्स हैं वो भी यही कोशिश करते हैं, जब कोई ट्रैक गाते हैं तो वीडियोग्राफी पे खास तौर पे ध्यान देते हैं। लेकिन असरार भाई की जानिब से ये जब गाना बनाया गया, कुछ नहीं किया, मतलब कहीं वो टूर कर रहे थे, इस तरह से सेल्फी स्टिक के साथ पूरा गाना शूट कर दिया। मतलब आइडिया होता है सर, आइडिया, वीडियो का आइडिया जो होता है ना वो बड़ा होता है, कंटेंट जो होता है ना उसका आइडिया और कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, मतलब मैं उनकी अक्सर जब वीडियोस देखता हूं इंटरनेट के ऊपर तो मुझे ये देखने को मिलता है कि वो बहुत किसी महंगी सिनेमेटोग्राफी की तरफ या ऐसे कंटेंट की तरफ नहीं जाते जिसपे बहुत मुश्किल हो, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो। वो सिंपल सी वीडियो बनाते हैं और वो भी हिट हो जाती है। बिल्कुल। अब ये एक अलग से ही उनकी पहचान बन चुका है कि वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते चीज पे, लेकिन लोग उसको पसंद भी बड़ा करते हैं। बिल्कुल, गायकी भी मेहनत करते हैं, अपने गाने में मेहनत करते हैं, अपनी चीज पे कंटेंट मजेदार होना चाहिए आपका, चाहे कुछ भी हो। ये आप कहीं पे भी गा लें, कुछ भी गा लें, किस भी तरीके का कंटेंट आपका हो, चाहे आप कितना बजट लगा लें। मैं ये कहने का मकसद ये नहीं कि आप लोग बजट ना लगाएं या अपनी चीजें बड़ी ना बनाएं, सबका अपने अपने ऊपर है भाई, सबका अपने ऊपर, जिसको जिस तरीके से चीज बनानी है, जैसे बनानी है बनाए, ये ऑडियंस पे उसने किस तरीके से पसंद करना है उसको। अच्छा, इसमें क्रिएटिविटी बड़ी काउंट होती है, बहुत जरूरी है। एक आर्टिस्ट जो होता है, एक फनकार जो होता है या एक सिंगर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगर नहीं होता, उसकी सोच की अक्कासी, वो मुकम्मल तौर पे क्रिएटिव माइंड का बंदा होता है। तो उन्होंने भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। अब जैसे वो साइकी के साथ खेलते हैं, वो साइकी के साथ कैसे खेलते हैं कि एक हमारे यहाँ फन मजाक ज्यादा पसंद किया जाता है और वैन में बैठे अगर उन्होंने वीडियो शूट की है तो वो सारे शुगल मेला लगा रहे हैं और लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया। अब जिस तरह लोगों को बर्फबारी का मौसम बड़ा पसंद होता है, बर्फ पड़ रही हो और उन्होंने बर्फ पड़ती के अंदर बड़ा धीमा सा लहजे के साथ वहां पे एक सॉन्ग गुनगुनाया था और वो भी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया। इस तरीके से उनकी एक वीडियो आपने शायद देखी हो, पिछले दिनों हुसैन था, हुसैन है, हाँ, वो क्या बोलते हैं अपना, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, ये पस्सू कुंज के जो पहाड़ हैं उसके पास उन्होंने खड़े होकर वीडियो बनाई है, वो यूकेलेले लेके खड़े हैं और गा रहे हैं। और वो, और इसी तरह सज्जाद हमारे जो सिंगर हैं वो भी कोई वीडियोग्राफी पे बहुत ज्यादा नहीं करते। पिछले दिनों उनका गाना आया था रावी, वे थे कदी रावी लंग जावे, तो उसके ऊपर भी उन्होंने दरिया के किनारे चलते चलते जस्ट उससे शूट किया, ठीक है ना, शूट करके पूरा गाना उसके ऊपर बना दिया। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हमारे सिंगर्स हैं, उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ वीडियो शूट किया हुआ है। आतिफ असलम की बात की जाए तो पहली दफा उनका जो गाना था उन्होंने लियाना के साथ, जो इंडियन एक्ट्रेस है, उनके साथ उसका वीडियो शूट किया था। और इसी तरह की हमारी बहुत सारी ऐसी रैंडम वीडियोस होती हैं जो कि बड़ी वायरल हो जाती हैं। जैसे उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की बात की जाए, उनका इश्क तो लाल है, ये जो गाना गुनगुनाया था उसमें खलीलुर रहमान कमर भी बैठे थे और साथ में उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब भी बैठे थे और ये यूं ही गुनगुना रहे थे इस गाने। वो सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल हुआ कि मिलियंस में उसके व्यूज गए। बिल्कुल ऐसे ही है। अब लोगों को इस तरह के रैंडम क्लिक्स ज्यादा पसंद आते हैं। बिल्कुल। तो इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे और आपसे गाने भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, आज
बड़ा ही जबरदस्त सेशन चल रहा है। ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ जाफर मौजूद हैं और उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो जाफर, सिंगर बड़े जॉली किस्म के होते हैं और मस्ती वस्ती काफी करते हैं, तो जब फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होती है तो आप भी खूब मस्ती करते होंगे। खाने चल रहे हैं, बारबेक्यू चल रहा है, लाइव सेशन म्यूजिक का चल रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपनी बचपन से, स्कूल के टाइम से अभी तक वो इंसान रहा हूँ कि मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मुझे कोई ना कोई ये बंदा ये कहता है यार तू किसी दिन बहुत मार खाएगा किसी से। वो जो एक इंसान होता है ना आपके वजह, जिसको लोग कहते हैं कि यार ये बहुत पिटेगा किसी दिन, तो मेरी तो ऐसी हरकत है। मतलब गाना अपनी जगह है, पर उसके अलावा भी। अच्छा, सिंगर क्रिएटिव भी बड़ा होता है। एक धुन बजा रहा है, जैसे आप गिटार पे बजाते हैं, उसी पे कई गाने निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और मैशअप्स बनाते हैं, बिल्कुल, क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपनी। और आप अपने बारे में क्या कहेंगे? आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? सूफियाना कलाम पसंद है, क्लासिक पसंद है, आप रॉक्स जो है वो गाते हैं, किस तरह का आपको? मेरा गाने का जब से, जैसे अक्सर लोग होते हैं कि यार आप कौन से सिंगर से इंस्पायर हैं या कौन से जॉनर से, मेरा इस तरह का नहीं है। मैं गाना सुनता हूँ, चाहे वो कोई सा भी कैसा भी गाना हो, अगर पसंद आ गया, लग गया दिमाग पे, तो वो बस फिर मुझे गाना पसंद आ जाता है। चले, हम चाहते हैं कि आप अपनी पसंद का ही हमें कोई गुनगुना के कलाम या गाना सुनाए, ताकि हमारी ऑडियंस जो आपको देख रही है, जो सुन रही है। मैं आपको एक चीज अभी सुनाई थी मैंने। जी जी। मैं उससे पहले एक चीज आपको सुना दूं, मुझे आजकल बहुत पसंद है वो। जी जी, जरूर जरूर जरूर। वो इतनी गाई है मैंने, मतलब पता नहीं, अभी खैर सॉरी अगर गलती हो जाए वो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हमारे अताउल्लाह खान साहब। जी जी सर। ये अभी दूसरा मेरा ये वो है कि मेरा ये वो लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार कभी जिंदगी इंशाल्लाह रही तो उनके साथ डुएट करेंगे या मुलाकात करेंगे। नहीं, गलत हो गया। अच्छा, ये भी गलत हो गया। बाद लोगों को पता चलता है, जो मोस्टली लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता। पता चलना बहुत जरूरी है ये। हाँ हाँ, क्योंकि आगे जाके फिर उनको पता चलता है और वो बड़ा गलत पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, अजीब शख्स था सपने दिखा के छोड़ गया। क्या बात है, क्या बात है। घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया, अजीब शख्स था सपने दिखा के छोड़ गया। क्या बात है। ये उजड़ा घर तो, ये उजड़ा घर तो उसी एक की निशानी है, क्या बात है, जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। अरे क्या क्या। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। हाथ थक जाएंगे, हाथ थक जाएंगे, क्यों पीस रहे हो मेहंदी, खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। अरे क्या बात है, क्या बात है। आए बन ठन के शहरे खामोशा में वो कब्र देखी तो मेरी ये कहने लगे कि आज इतनी तो इसकी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। क्या बात है, क्या बात। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी
दुल्हन बनेगी। क्या बात है, क्या बात है। कयामत से पहले कयामत है यारों, कयामत से पहले कयामत है यारों, मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। क्या बात है। अजल से मोहब्बत की हाँ। दुश्मन है दुनिया, कभी दो दिलों को ये मिलने ना देगी। बहुत खूब। अजल से मोहब्बत की दुश्मन है दुनिया, कभी दो दिलों को मिलने न देगी, मिलने न देगी। बहुत खूब। इधर मेरे दिल पर खंजर चलेगा, इधर मेरे दिल पर खंजर चलेगा, उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। बहुत खूब। वो पर्दे के पीछे में ब्रेक के बाद खुशामदीद। जाफर हमारे साथ मौजूद हैं और गिटार अपना पकड़ के रेडी है मुकम्मल तौर पे। तो मैं चाहता हूं अब जनाब जो सुनाने जा रहे हैं वो जबरदस्त सा कुछ सुनाएं, ताकि हम भी महसूस हो, हमारी ऑडियंस भी जो हमें देख रही है वो भी महसूस हो। मैं अब वैसे ही आगे हाथ में पकड़ने वाले ये क्या हाँ, हाँ। शुरू हो गया तो अच्छा, ये वैसे गिटार आपका बड़े मजे का मुझे लगा। छोटा सा है लेकिन धुनें बड़ी निकलती हैं। बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है ये। इसको कहते हैं यूकेलेली। ये छोटा गिटार होता है 4 तारों वाला। इसको लेके घूमना आसान है, क्योंकि मैंने ट्रैवल बड़ा किया अपनी जिंदगी में। ये तो मैं भी यहाँ आके बैठ गया हूँ और इधर मतलब सिंगर तो ट्रैवल ही बहुत करता है। बहुत सर, ट्रैवल सबसे बड़ी चीज है। इंसान को जो ट्रैवलिंग सिखाती है ना, वो कोई चीज नहीं और सिखा सकती। और ये बड़ा बेहतरीन मशगला है। वो कहते हैं कि जिंदगी जीनी है, पैसे जोड़ें और ट्रैवल करें। चलें जी, कुछ सुना दे फिर। हुसैन था, बहुत हुसैन है, क्या बात। नबी का नूर ऐन। अरे क्या बात है, क्या बात है। हुसैन था, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन था, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फख्र जही जिगरे अली, दर्द मंदादा सोहना हुसैन था, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। कितनी खूबसूरत बात है दो जहां हुसैन की, सुभान अल्लाह। निगाह में पनाह में है दो जहां हुसैन की, निगाह में पनाह में, ज़मीं फलक से अर्श तक, ज़मीं फलक से अर्श तक, ये कायनात हुसैन है। हुसैन था, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन था, हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
जाफर, यकीन मानिए आपके कलाम सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल तक आपकी आवाज डायरेक्टली पहुंचती है और कानों में रस घोलती है और एक सुकून महसूस होता है। ये कहा जाता है कि म्यूजिक का ताल्लुक आपकी रूह से होता है, आपसे जिस्म से कम होता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, जो चीज निकलेगी दिल से वो दिल तक पहुंचेगी। मतलब मेरे लिए गाना सिर्फ गाना कभी रहा ही नहीं शुरू से। मतलब कि जब भी मैंने काम किया है, कराची में भी काम किया, कभी भी किया है, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि जिस दिन मैं इस चीज़ को बेचना शुरू कर दूंगा ना, बेचना के मतलब ये नहीं कि मैं कभी इस चीज़ के पैसे नहीं लूंगा, मैं चार्ज करता हूँ, लेता हूँ पैसे, इवेंट्स करता हूँ या कहीं भी जाके जाता हूँ, काम करता हूँ, एक काम जिसमें आप अच्छे हो और लोगों अर्निंग का जरिया आपका बन गया, तो बेहतरीन। पैसे तो मतलब मैं उसको इतना डिग्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फर्क ये है कि मैं कितना बेच रहा हूँ और कैसे बेच रहा हूँ। तो बात जब सौदे की आ जाती है तो वो पता लगता है, महसूस हो जाता है कि यार बात अब सौदे की आ गई है। तो बस जब बात वहां आ जाती है ना, तो फिर गाने में और चावल में कोई फर्क नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर जब वहां बात आ जाती है ना, फिर वो चीज चली जाती है। सबसे ज्यादा किस सिंगर को सुनते हैं? मैं सिंगर गाने सुनता हूँ बस, जिसका भी जो गाना ज्यादा किसी का होता है ना, एक मेरा जैसे अगर दिल करेगा मैं फलां सिंगर को सुनूं, फलां को सुनूं, ज्यादा इसके सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं। गाने मतलब मैं बताऊं, मुझे गाने कभी कोई बहुत सारे ऐसे गाने, पुराने गाने, या कोई ऐसे गाने जो मुझे अभी लोगों ने, जैसे ये गाना अताउल्लाह साहब का जो है सुना है वैसे, बट अभी साल पहले मुझे किसी ने कहा कि यार ये बड़ा अच्छा गाना है, मैं चाहता हूँ मैं तुमसे ये गाना सुनूं। तो मैंने इसको सुनना शुरू किया, सुनना शुरू किया, मैंने फिर याद किया इसको। तो जब याद किया, फिर जब एक आध दफ़ा गाया तो ये मुझे बड़ा पसंद आया ये। और मेरी आदत है कि मैं गाने को कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने तरीके से इसको कैसे इंटरवेंशन करूँ, कुछ इसके अंदर तोड़ मरोड़ करूँ, सुर संगीत अपने भी कुछ लगाऊं, कुछ डालूं कुछ इसके अंदर। हालांकि गलतियां बड़ी होती हैं, वो तो लाजमी बातें होती हैं और गलतियों से ही सीख मिलती है, बेशक उसी से सीख मिलती है। तो कोई भी गाने होते हैं जो सुनता हूँ तो फिर उनका कुछ निचाड़ बनू के फिर वो इस तरीके से निकल जाता है। अब जैसे मस्त हुआ बर्बाद हुआ है, ये यहाँ मैंने आपके लिए गाया। अच्छा, ये भी वो मदारी की आप कर रहे थे, ये मदारियों वाला सॉन्ग है पूरा? बिल्कुल, सब बिल्कुल ही सर। मेरे लिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक सिंगर होता है ना, उसका ड्रीम होता है कॉन्सर्ट स्टेज हो, सामने पब्लिक हो उसके। क्या बात है, सही है। ये ड्रीम होता है, पैसों से ज्यादा दाद चाहिए होती है। ऐसा ही होता है। मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं दरमियान में हूँ, लोग चारों तरफ हो, चाहे वो 50 क्यों ना हो, 20 क्यों ना हो, 10 क्यों ना हो, 5 क्यों ना हो। मुझे लोगों से कभी कुछ हो नहीं रहा कि यार मुझे इतने लोगों के बीच में जाके मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरा फिर मैं इतने इस लेवल पे परफॉर्म करूंगा। मेरा जो सबसे खूबसूरत आज तक का मेरा इवेंट रहा है, जो मुझे आज तक याद है और हमेशा याद रहेगा, और बड़ा दिल से मैंने वो ऑर्गेनाइज किया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसमें 200 लोग थे, लेकिन वो 200 लोग मेरे लिए, मुझे सुनने के लिए आए थे। और वो एक दायरा बना हुआ था, उस दायरे के दरमियान में मैं गा रहा था और चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। एक लाइन मैं गाता था, बाकी का गाना वो गाते थे। तो वो जो एक कनेक्शन था ना, वो मदारी का कनेक्शन था, वो फीलिंग और एहसास जो था ना, उसके लिए मैं वहां। अच्छा, फिर सिंगर को ज्यादा मजा आता है जब उसे पता है ना कि अगला बंदा इसे सुन नहीं रहा, दिल से महसूस कर रहा है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। सिर्फ गाने के लिए कभी मैं मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे 2 स्टेज दोगे ना कि जाफर ये 20 लोग हैं, ये हमारे दोस्त यार हैं, हमारी महफिल है, हमारी अपनी, ये बड़ा सुनने वाले, पसंद करने वाले, आए जरा बैठते हैं इनके साथ, और बराबर में दूसरा दरवाजा होगा तो 2000 20,000 बंदा खड़ा होगा, मैं नहीं जाऊंगा उस तरफ। तो वो कभी मुझे लगा ही नहीं, मतलब कि कहीं पे अगर मैंने गाया ना, और मुझे वैसे तो शुक्र है खुदा का बहुत कम ऐसा हुआ है कि लोगों ने नहीं इनकी और गायकी के दौरान बहुत कम ऐसा हुआ है। कोई एक आध इवेंट ही होगा जो कोई बहुत ही बुरा गुजरता है, वो बुराई सीख के लिए होता है कि आगे क्या बेहतर करना है मैंने, कि कौन सी ऐसी गलती थी जो मैंने यहाँ की है जो मैंने अब नहीं करनी है। बट अगर कुछ इवेंट मुझे लगता ही ऐसा था ना कि यार ये नहीं, सीधी बात है, जब तक मैं अपने काम की इज्जत नहीं करूंगा कोई और नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे। तो अपने काम की और अपनी आप की इज्जत इंसान को सबसे पहले खुद करनी पड़ती है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लाजमी देनी पड़ती है। हम दर ठोकरे खाते रहते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं कि कोई हमारी इज्जत करे, कोई हमारे काम की इज्जत करे, नहीं, सबसे पहले हमें खुद अपने काम की इज्जत करनी पड़ेगी। जब तक मैं अपने आप की, अपने काम की इज्जत नहीं करूंगा, कोई नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान अपने आप को धुतकारे देता रहता है सारी जिंदगी, मैंने ये किया, मेरा ये, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। पहले खुद की जात पर इंसान शुक्र करना शुरू करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई इंसान आपके पास आए और आपको जलील कर दे। अच्छा, जाफर कोई मैशअप तैयार किया आपने, कोई मैशअप या कोई सॉन्ग जो आपको जहन में आ रहा हो, गुनगुना के हमें सुनाना चाहें? किसी भी, कोई राहत का हो जाए, हमारे जो इतने सिंगर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें से किसी का भी हो जाए जो आपको पसंद हो और गुनगुनाना चाहते हो आप। ये गाना है।
जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे, ये मेरी जलन, ये मेरा जुनून है, मेरी खता, मेरी ये जलन कह रही है क्या, चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। प्यार व्याधि हो ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलझ सी गई, सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो है, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। प्यार व्यार भी हो ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही।